Thank you. Over to you, General Hasnain. Thank you, Manish Saab. Good evening, Namaskar, Jai Hind. Let me start by what I said yesterday, the commencement of the brief by all okay. Sab theek hai, things are going well, nothing to worry at the moment, things are under control. कुछ तफसील से बताता हूं मैं अलग अलग चीजें आपको, starting with the basic conditions there, the visits, and then the technical details of what has been achieved. खाना पीना, दवाएं, बाकी सस्टेनेंस, रहन सहन के लिए ये सब अंदर जा रहा है एज पर रिक्वायरमेंट. साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स के ऊपर भी जोर दिया जा रहा है. बैकअप कम्युनिकेशंस वहाँ पर बन गए हैं और ज़्यादा, मतलब कम्युनिकेशंस के ऊपर अब काफ़ी और बैकअप बन गया है और रेगुलरली फैमिलीज़ के साथ बातचीत हो रही है. चीफ मिनिस्टर साहब, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर पुष्कर धामी साहब भी गए थे वहाँ. मिनिस्टर ऑफ स्टेट जनरल वीके सिंह साहब वहीं हैं और विजिट्स हुई हैं. प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर पीके मिश्रा उधर गए हैं. यूनियन होम सेक्रेटरी मिस्टर अजय भल्ला वो भी वहाँ पर गए हैं. सेफ्टी के ऊपर बहुत ज़्यादा अभी भी फोकस किया जा रहा है. इक्विपमेंट जो भी ज़रूरत है उसके मुताबिक, हुक्म के मुताबिक लाया जा रहा है. एक मीटरोलॉजिकल रिपोर्ट के मुताबिक अभी एक येलो अलर्ट है आईएमडी से, जिसके मतलब एक लाइट रेन, थोड़ी धीमी बारिश वहाँ पर हो सकती है अगले 24 से 48 घंटे में. बट इसका कोई अंदेशा ऐसा नहीं है कि इससे काम पर किसी तरह की बाधा पड़ेगी. मैं दोबारा आश्वासन देना चाहता हूँ, जितने वहाँ पर हमारे फंसे हुए वर्कर्स हैं, भाई हैं, वो सब रेस्क्यू किए जाएंगे और अपने परिवारों के साथ वो रीयूनाइट होंगे. एक पूरी होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच को अपनाया गया है. प्राइवेट, पब्लिक सेक्टर सबको इसके लिए गैल्वेनाइज किया गया है. हमारे पुराने डायरेक्टर जनरल बॉर्डर रोड्स और इंजीनियर इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह अब रिटायर हो चुके हैं, मगर उन्होंने अपनी सर्विसेज ऑफर की, उनको भी वहाँ ले जाया गया है. वो वहीं पर हैं इस वक्त एडवाइस के तौर पर देने के लिए. प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द प्राइम मिनिस्टर ऑनरेबल डॉक्टर मिश्रा साहब along with होम सेक्रेटरी श्री अजय भल्ला, चीफ सेक्रेटरी उत्तराखंड श्री सुखवीर सिंह संधू और एडिशनल सेक्रेटरी टू ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री हरिरंजन राव, ये सब यहाँ पर गए थे आज सिलकियारा साइट पर. हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग साइट पर भी जाकर देखा उन्होंने और वर्टिकल ड्रिलिंग साइट्स को भी मुआयना किया. 170 मीटर परपेंडिकुलर जो ड्रिलिंग होनी है, जहाँ पर टनल बनना है, उसका भी उन्होंने मुआयना किया. अलग अलग एजेंसीज के ऑफिसर्स के साथ उन्होंने वहाँ पर मिलाप किया, उनको ब्रीफिंग मिली उनसे. नेशनल हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड जो सिलकियारा के इस तरफ से हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग के लिए जवाबदार है, उनके साथ रेल विकास निगम लिमिटेड आरवीएनएल, सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड, ओएनजीसी, तेहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ माइनिंग एंड फ्यूल रिसर्च, बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स जो वहाँ पर रोज़ जिनको हम सुन रहे हैं मीडिया पर भी, और बहुत सी और प्राइवेट एजेंसीज जो लॉजिस्टिक्स में भी लगी हुई हैं वहाँ पर, उन्होंने सब ने वहाँ पर प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब को ब्रीफ किया अबाउट द रेस्क्यू वर्क जो चल रहा है. उन्होंने साइट से जो फंसे हुए 41 हमारे भाई हैं उनके साथ भी बात की और उनको आश्वासन दिया कि ऐसी कोई चीज़ नहीं है भारत के अंदर जो वहाँ पर नहीं लाई जाएगी, जिसकी ज़रूरत है इस वक्त वहाँ पर उनको, वहाँ से उनको राहत पहुँचाने के लिए. उन्होंने वक्त के ऊपर बहुत ज़ोर दिया कि इसको सब लोग बड़े लगन से काम कर रहे हैं और वक्त
जो है इसके ऊपर जोर देना चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे ज़्यादा अरसा होता जा रहा है उतना मुश्किलात और शायद आगे पेश आ सकते हैं। उन्होंने जितने वहाँ पर टेक्नीशियंस थे ख़ास तौर पे उनको बहुत अप्रिशिएट किया। मशीन ऑपरेटर जितने थे, वेल्डर, अब वहाँ रैट माइनर भी पहुँच गए हैं मैनुअल माइनिंग के लिए। पुलिस, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन, आर्मी के इंजीनियर्स, आईटीबीपी, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इत्यादि। और उन्होंने ख़ास तौर पे सलाह दी कि कंटिन्यूअस हेल्थ मॉनिटरिंग इन सब 41 लोगों की होनी चाहिए और एडवाइजरीज लगातार हेल्थ डिपार्टमेंट से इनको ना ही सिर्फ इनके फिजियोलॉजिकल हेल्थ के लिए मगर ऑल्सो मानसिक हेल्थ के लिए भी देनी चाहिए। आखिर में उन्होंने कहा कि सरकार जो है वो पूरी तरीके से कमिटेड है, इट्स कमिटेड टू प्रोवाइड ऑल टाइप्स ऑफ सपोर्ट। किसी भी एजेंसी का भारत में की मदद सरकार लेने को तैयार है अगर उनके पास कोई ऐसा आला है, कोई ऐसा बैकअप है, कोई टेक्नोलॉजी है या कोई ऐसे ह्यूमन रिसोर्सेज हैं जो मदद कर सकते हैं। अब मैं आपको कुछ टेक्निकल बातें बताऊंगा जो कल से प्रोग्रेस हुआ है। कल जैसे आपको बताया था मैंने कि 6 जगह पर कोशिशें शुरू हो गई हैं या शुरू होने वाली हैं। शुरुआत करते हैं प्लान ए, जो सिलक्यारा की तरफ से जो 8 ये हॉरिजॉन्टल टनल जो 900 मिलीमीटर पाइपलाइन और 800 मिलीमीटर आगे उसको बनाने में आगे बढ़ाने के लिए ये पूरा इसका जो अभियान है। इसमें जो फंसा हुआ ऑगर था उसके ऑगर की ब्लेड्स जो हैं जो कल तकरीबन 30 मीटर निकल गई थी, 15 से 17 मीटर रह गई थी, उन सबको रात भर में बाहर निकाल दिया। आज सुबह उसका आखिरी टुकड़ा जो है वो बाहर निकला है। निकालते वक्त कुछ थोड़ी अड़पन आई थी, कुछ पाइपलाइन का एक आगे का हिस्सा जो है उस पर कुछ डैमेज हुआ था, उसको काट कर उसको सही कर दिया गया है। तो अब इस जरिए यहाँ से इस दिशा से मैनुअल आर्मी के इंजीनियर्स, रैट माइनर्स और जो बाकी टेक्निकल लोग हैं वहाँ पर वो एक साथ एकजुट होकर 2-2 की टोली में अंदर जाकर और धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। ये काम आज उम्मीद है कि आज शाम तक शुरू हो जाएगा। प्लान 2 ये ऊपर से वर्टिकल ड्रिलिंग का था जो सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड अपना रही है, ये जिसकी जवाबदारी, और इसका रिग जो था वो ऊपर पहुंच गया था। और कल इसने दिन भर में जब शाम तक आपको मैंने रिपोर्ट दी थी तो 15 मीटर कल शाम को हासिल हो गया था वर्टिकल ड्रिलिंग में। अब खुशी आपको बताने में कि तकरीबन 30 से 32 मीटर, एग्जैक्ट नहीं मालूम है कि 30 से तकरीबन 32 मीटर जो है वो हासिल हो गया है। ये एक 6 से 8 इंच की बोर की एक और पाइपलाइन RVNL जो है वो यहाँ से इसी के नज़दीक से वो भी वर्टिकल बोरिंग करके तो तीसरी लाइफलाइन बन जाएगी और ये अब 75 मीटर तक पहुंच गई है। आपको बताया था मैंने, तकरीबन याद दिला दूं, 86 मीटर की डेप्थ है एस्टिमेटेड, और अभी ये वाली जो लाइन है जो 6 इंच से 8 इंच के बीच में है ये 75 मीटर पहुंच गई है। इसका फ़ायदा और भी ये था कि इसके ड्रिलिंग से कुछ अंदाज़ा लगा सकते थे कि जो हमारी जो मेन ड्रिलिंग हो रही है ऊपर से जो SJVNL कर रहे हैं 1 to 1.2 मीटर की जो है जिसका बोर है, वो जब नीचे और पहुंचेगा तो किस तरह की सॉयल, किस तरह के पत्थर चट्टान जो है वो सामने उसके आएंगे। कुछ पानी भी इसने एनकाउंटर किया था मगर वो पार हो गया है, तो इसमें कोई ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आया है अभी तक।
जो परपेंडिकुलर टनल एक नीच दिशा से साइड से बनाना है, उस पर अभी भी काम नहीं शुरू हुआ है, क्योंकि इसकी मशीनें जो हैं, बहुत बड़ी बड़ी मशीनें जो हैं, वो सड़कों पर अभी भी कुछ बड़ी धीरे से उनका एडवांस हो रहा है। एक गाड़ी तो की जगह फंस गई थी और उसको दोबारा वहाँ से निकालने में टाइम लगा है। तो एक गाड़ी तो तकरीबन 20 किलोमीटर दूर है और दूसरी गाड़ी तकरीबन 40 किलोमीटर दूर है। ये दो गाड़ियों के ज़रिए ये इक्विपमेंट जो है आया जा रहा है। मैं आपको याद दिला दूं, ये वही वाली साइट है जहाँ पर पानी का बंदोबस्त किया गया है। बरकोट के तरफ जो ONGC की पाइप वर्टिकल ड्रिलिंग बननी है 24 इंच चौड़ी, उसके लिए भी ट्रैक का प्रिपरेशन अभी भी जारी है। काफ़ी हद तक ट्रैक बन चुका है और रिग जो है उसके बाद ऊपर ले जाया जाएगा। इस पे अभी काम नहीं शुरू हुआ है, मगर ऊपर जो इसकी सीटिंग है उसके ऊपर काम हो चुका है। जो पीछे प्लान 5 जो बरकोट की तरफ है, वो भी हॉरिजॉन्टल काम है। वहाँ पर कल 5वां ब्लास्ट करा था, आज सुबह इन्होंने 6ठा ब्लास्ट वहाँ पर किया है। तकरीबन 12 मीटर का वहाँ पर क्लियरेंस उन्होंने कर दिया है। जो 12 मीटर इनको मिला है, वहाँ पर जो टनल बना है, क्लियर्ड पोर्शन जो है उसको स्ट्रेंथन किया जा रहा है। उसके अंदर रिब्स लगाए जा रहे हैं ताकि वो कोलैप्स ना हो, क्योंकि अभी तक तो वो कच्चा रॉ इलाका है जिसके अंदर इस तरह की कार्रवाई की गई है। और प्लान 6 जो इसी दिशा से सिलक्यारा की तरफ से किया जा रहा है, अभी उसको अपनाया नहीं है, उसकी तैयारी पूरी हो रही है। लगातार उसके पैनल बनाए जा रहे हैं और ये एक ड्रिफ्ट मेथड शुरू होगा, जिसको मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया था कि इसके टनल के जो साइड्स हैं उनको खरोंच कर उसको बड़ा करके उसमें गैप बनाकर ये रास्ता बनाया जाएगा तकरीबन 60-62 मीटर के लिए। मगर ये सब तब अगर जो साधन इस्तेमाल किया जा रहा है, जो आज शाम से शुरुआत जिसकी होगी मैनुअल बोरिंग की, अगर वो किसी हालत में सक्सेसफुल नहीं होता, कामयाब नहीं होता, तब ये सब तरीके जो हैं इसमें इसके ऊपर पे ज़्यादा जोर दिया जाएगा। जहां ये मैनुअल एफर्ट लगाई जा रही है, बेशक उसके अंदर आपने पहले भी देखा है कि पत्थर मलबा जो है, आयरन रॉड्स, ये सब अंदर हैं उसके, तो ज़रूरी है कि स्पीड जो है वो आपको नहीं मिलेगी। इसको धीरे धीरे जैसे हाथ से इसको हम करते रहेंगे, उसको काटते भी रहेंगे। मटीरियल आज शाम से यकीन होने लगेगी कि कितनी ज़्यादा प्रोग्रेस हो सकती है 12 घंटे में या 24 घंटे में। उससे फिर कुछ अनुमान लगाया जा सकता है कि जो 15 मीटर है, 47 मीटर के बाद जो 15 मीटर रह गया है, उसके लिए तकरीबन कितना वक्त लगेगा। और उसके बाद आप थोड़ा अप्रिशिएट कर सकते हैं कि उसको प्रूफ करना पड़ेगा, पाइप्स को अंदर डालना पड़ेगा, पाइप्स को लगातार पुश करना पड़ेगा, 1-2 रिहर्सल करने पड़ेंगे लोगों को निकालने के लिए, और तब जो आखिरी अभियान का जो आखिरी हिस्सा है वो उस हालत में तब जाकर शुरू होगा। मैं समझता हूं कि मैंने काफ़ी तफसील के साथ आपको जो जितनी बातें हैं बतानी वो बता दी हैं। मेरे साथ चौहान साहब हैं, कुछ टेक्निकल चीज़ें वो बताना चाहेंगे शायद आपको और ज़्यादा थोड़ा एक्सप्लेन करके, तो ओवर टू हिम। चौहान जी। सर लगभग आपने सभी बातें बता दी हैं सर, और अब किसी भी क्षण हमारी जो मैनुअल ड्रिलिंग है वो आरंभ होने वाली है। जैसा वो आपने बताया था कि जब अगर की सारी मशीन निकाल दी गई उसके अंदर से, तो ये पाया गया कि 1.5 मीटर का पाइप जो है वो डैमेज हो गया है। तो उस डैमेज पाइप को अभी काट के निकाल दिया गया है और अब मैनुअल ड्रिलिंग की तैयारी शुरू हो गई है। इसमें 6 लोगों की टीम होगी जो 3-3 के ग्रुप में काम करेगी। और अभी वर्तमान में जो था, पाइप के पीछे वेल्डिंग की जा रही है, और जब वो मैनुअल ड्रिलिंग होगी तो उसको धीरे धीरे उस पाइप को अगर मशीन से पुश किया जाएगा और उसमें धीरे धीरे आगे बढ़ा जाएगा। जो हमारी टीम वहाँ काम कर रही है उनकी सुरक्षा के लिए भी इंतज़ाम किए गए हैं,
और अभी हमने एक फॉल्स रिप जो है क्रिएट की है, जो अगर मशीन के ऊपर आ रही है, जिससे कि जब वर्टिकल ड्रिलिंग हो रही है तो एक तो जगह जगह पे सेंसर वगैरह लगाए गए हैं, जिससे कि इसको मॉनिटर किया जा सके कि अर्थ में कोई मूवमेंट तो नहीं हो रहा है, और उस स्थिति में अकॉर्डिंगली निर्णय लिया जाएगा। दूसरा काम क्या है, एक फॉल्स रिप लगाई है जहाँ पे जो हमारे फूड पाइपलाइन है और जहाँ पे हमारी अगर मशीन है वहाँ पे कोई मक या वो ना गिरे, उसके लिए भी हमने सुरक्षा के इंतजाम इसमें किए हैं। अभी के लिए इतना ही मैं बताना चाहता हूँ। यदि कोई प्रश्न होगा तो उसका उत्तर दिया जाएगा। भी कुछ प्रश्न होगा तो विल स्टार्ट फ्रॉम द बैक देयर, या गो अहेड। अच्छा सवाल है आपका, और इसके ऊपर जितना एम्फेसिस रहे, फोकस रहे, बहुत अच्छा रहेगा। मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूं कि मेडिकल की तरफ जितना ज़्यादा फोकस हुआ है शायद इस अभियान में और किसी चीज़ की तरफ इतना ज़्यादा नहीं हुआ है। एक तो टेक्नोलॉजी है, इंजीनियरिंग का काम चल रहा है, मगर उसको हटकर अगर नॉन टेक्निकल तरीके से देखें तो सबसे ज़्यादा वेलफेयर, वेलबींग के ऊपर जोर दिया जा रहा है, क्योंकि एक दफ़े ये महसूस कर लिया कि ये अभियान जो है जल्द से जल्द नहीं ख़त्म होगा, इसमें कुछ वक्त लग सकता है, तो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया गया। और आप देख रहे हैं कि 6 इंच की पाइपलाइन लगा दी थी, 4 इंच का तो पहले ही था हमारे पास एग्जिस्टिंग, अब एक और 6 से 8 इंच की ऊपर वर्टिकल वाली पाइपलाइन लग रही है। तो आपके पास रिडंडेंसी हो जाएगी कि किसी भी हालत में वर्कर्स का जो उनका सस्टेनेंस है उसके ऊपर कोई बाधा ना आए। दैट इज द फिजिकल वेलबींग। द सेकेंड पार्ट ऑफ इट इज मेडिकल, जो अंदर है। पावर की शुरू से मैंने आपको कंफर्म कर बताया था कि पावर कभी गया नहीं, पावर वॉज ऑलवेज देयर एंड इट इज स्टिल देयर। पीछे 2 किलोमीटर का फासला है पीछे इन द टनल, जिसमें अंदर मूवमेंट जो है आसान है, जिसकी वजह से स्वास्थ्य के ऊपर ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। पीपल कैन ब्रीथ मोर इजीली। 3 लाइन के अंदर से तो ऑक्सीजन आ जाएगी अभी, और स्वास्थ्य के ऊपर इस तरह से कोई बाधा नहीं पड़ेगी, कोई इफेक्ट इस तरह से नहीं होगा। मानसिक तौर पर साइको सोशल स्पेशलिस्ट डे 2 या 3 से 3rd डे से शायद वहाँ पर शामिल हैं पूरे वक्त। जितना फोकस हम एनडीएमए में भी देते हैं साइको सोशल इफेक्ट पर, शायद किसी और चीज़ पे इतना नहीं देते हैं, और वो वहाँ पर हैं, काउंसलर्स हैं, लगातार उनकी बात अंदर हो रही है उनके साथ, और वो डिटर्मिन कर रहे हैं। इट इज़ नॉट कि हम गेसवर्क कर रहे हैं किसी तरीके का, वो डिटर्मिन कर रहे हैं कि उनकी मानसिक हालत में कुछ ऐसी कोई फ़र्क तो नहीं पड़ रहा है। इस तरीके से जो वो चाह रहे हैं, जो वो मांग रहे हैं, वही चीज़ें अंदर भेजी जा रही हैं। और लगातार ये कॉन्टैक्ट जो रिश्तेदारों के साथ है और वीआईपीज़ के साथ भी, जो कभी कभी वीआईपीज़ आते हैं वहाँ पर, उनके साथ कांटेक्ट से भी ये आश्वासन उनको मिलता है कि जब इतने बड़े बड़े लोग आ रहे हैं इनके यहाँ पर और वो इस निगरानी रख रहे हैं इस पूरे काम के ऊपर, तो ऑटोमेटिकली जो है उनका मोटिवेशन और मोराल बढ़ता है। माइक ऑन करिए। तरीके से अब फेल हो रही है, या फिर कह सकते हैं काम नहीं कर पा रहे हैं, हम लोग मैनुअल की तरफ जा रहे हैं, तो मैनुअल की तरफ भी क्या कोई टाइम फ्रेम है, या फिर कुछ कहा नहीं जा सकता अभी? देखिए, एक तो मैनुअल एफर्ट के लिए सब लोग ट्रेंड हैं जो वहाँ पर जाने वाले हैं। जैसे बताया कि 6 लोग जाएंगे, उसके लिए 2 टीमें 3-3 की, एंड दे आर वेरी वेल ट्रेंड। दिल्ली से रैट माइनर्स, इनफैक्ट आई वॉज ऑल्सो नॉट अवेयर ऑफ व्हाट रैट माइनर्स आर, मगर रैट माइनर्स के ऊपर बहुत जोर दिया गया है। अब दे आर द वंस जिनको काबिलियत होती है इस तरह की स्मॉल होल्स के अंदर काम करने की, स्मॉल बोरिंग करने की, जिस तरह की चीज़ है, तो वो उसमें लगेंगे। जैसे मैंने कहा कि अनुमान इस वक्त लगाना शायद गलत होगा। शाम के बाद जब काम शुरू हो जाएगा
और कल सुबह तक शायद कुछ अनुमान हम लगा पाएंगे कि इनकी आगे प्रोग्रेस किस तरह से होगी। अगर प्रोग्रेस बहुत धीरे है शुरू में, मैं समझ सकता हूं कि कुछ ना कुछ ऑब्स्टिकल्स आएंगे रास्ते में, मगर उसके बाद जैसे उनकी जो रेपिटेटिव कार्रवाई से जो उनकी प्रैक्टिस में और वो आएगा, तो यू विल फाइंड कि प्रोग्रेस जो है वो ज़्यादा और तेज़ बनेगी। मगर बात वही है कि हम एस्टिमेट नहीं लगा सकते किसी तरीके से कि ये कितनी देर में ख़त्म हो जाएगा। वो आप अपने मन में लगा सकते हैं कि हाँ, आज शाम 6 बजे से कल सुबह 6 बजे तक इतने मीटर किया है या इतने सेंटीमीटर किया है, तो उससे कितने दिन लगेंगे तकरीबन 15 मीटर को पार करने के लिए। ओनली यू विल बी एबल टू एस्टिमेट दैट। आई डोंट थिंक एनी ऑफिशियल एस्टिमेट इज गोइंग टू बी मेड। सर, एक सवाल ये है कि इस ऑपरेशन के सक्सेस के लिए ऑगर मशीन को, नई टेक्नोलॉजी को बहुत उम्मीद से आप लोग लेकर आए थे, लेकिन वो काम नहीं कर पाया। तो क्या ये मैनुअली ही लंबे समय तक ये प्रोसेस चलेगा या दोबारा इस तरह की किसी मशीन या किसी नई टेक्नोलॉजी पे भी आप लोग कंसीडर कर रहे हैं दुनिया के दूसरे देशों से कि कोई नई मशीन आए और जल्दी से इस ऑपरेशन को खत्म करें? मैं इस क्वेश्चन को 40 मीटर जो हमने हासिल कर दिया है विद द ऑगर मशीन हैज़ बीन अ वेरी गुड अचीवमेंट। बहुत अच्छा रहा है और काफ़ी तेज़ हुआ है ये काम। नहीं तो इसमें अगर मैनुअल शुरू से करते हैं हम तो इट वुड हैव टेकन वेरी लॉन्ग। बट 47 मीटर इज़ अ गुड अचीवमेंट। वो 47 मीटर्स में इतनी शायद अड़पन भी नहीं थी, मगर ये लग रहा है कि कॉन्सेंट्रेटेड, जहाँ पर मलबा जो आयरन, स्टील, आयरन, सीमेंट के जो चीज़ें हैं वहाँ पर वो कॉन्सेंट्रेटेड है अब, जहाँ पर हमारा सामना अब हो रहा है। तो इसलिए इसके थ्रू ऑगर को इस्तेमाल करना वॉज बिकमिंग ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। तभी अब जो है हैंड मेथड से देखा गया है कि मे बी मोर प्रोफिशिएंट, क्योंकि टाइम पर ऐसे ही जाना पड़ रहा है। अगर आप ऑगर इस्तेमाल करें और अगर फिर फंस जाएगा तो आप उतना वक्त लगेगा ऑगर को काट के फिर निकालने में बाहर। ज़्यादा अच्छा है कि आप हैंडबोर्ड से इस्तेमाल करते हुए अंदर जाकर जहाँ पर भी सामना आता है आपका इन पार्ट्स के साथ, उनको काट कर और बाहर निकालते रहें। तो मैं समझता हूँ कि अब ऑगर के ऊपर जोर नहीं दिया जाएगा किसी हालत में, मगर इसके ऊपर तफसील से ज़्यादा चौहान साहब आपको बताएंगे। सर, आपने बिल्कुल ठीक कहा है। ऑगर मशीन से हमें बहुत मदद मिली है। हम 47 मीटर जो जा पाए हैं वो ऑगर मशीन की बदौलत ही 3-4 दिन की हमारी ये प्रोग्रेस हुई है। लेकिन जैसा ये था कि वो जो स्टील स्ट्रक्चर और गर्डर जो आए हैं रास्ते में, इसकी वजह से अगर मशीन की कार्य करने की क्षमता जो है वो प्रभावित हुई है और उसकी वजह से उसके ब्लेड भी ख़राब हो गए और हमारा जो पाइप पुश हो रहा था वो भी डिस्टर्ब हुआ है। और जैसा कि एक प्रक्रिया है कि अगर कुछ अड़चन आती है अगर मशीन में, तो उसको 2-2.5 घंटे उसको वापस निकालना पड़ता है, फिर मैनुअली काटना पड़ता है। तो समहाउ जो हमें एक्सपेक्टेशन थी कि सेंटर ऑफ द मक में हमको स्टील मिलेगा, वो हमें लास्ट में मिल रहा है। वो एक अनफॉर्चुनेट पार्ट है। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि प्रभावी मैनुअल कटिंग ज़्यादा होगी, क्योंकि हम धीरे धीरे आगे बढ़ पाएंगे। और अगर मशीन में फिर वही समस्या आ सकती है कि अगर डालें उसमें ब्लेड फिर से प्रभावित हो जाए या पाइप उसका डिस्टर्ब हो जाए, तो इसलिए हम अभी मैनुअल तरीके से काम करेंगे और हमें उम्मीद है कि ये सक्सेसफुल होगा। Yeah, we'll begin from the front. Sir, I just wanted to know from you. Hello. Yeah. Basically, I just wanted to check with you 2-3 things. First, you all started, now we are day 15. You all said it's a multi-pronged approach. Today is only the first day you have started the vertical, because you all have not started. The other one, now you say, the other tunnel which was to be started simultaneously and given to the army, till now the equipment hasn't come yet. And this progress here is because of the auger you're now going to do manually. You also said that there is, what is it called, some radar which penetrates into 5 meters. How then did this entire process, now you're saying that we are coming across, cement and steel and girder, because this is a life-saving thing. In terms of that multi-pronged approach that you had said, from day one, and now, because what we can see is now the second approach has only started today. The third approach has not yet, third-pronged, attempt has not yet happened. And I know you don't want to give a timeline, but physically to take out another, 6 to 8 meters,
will probably take at least another 15 to 20 days. Okay, okay, I'll come to that. Yes, your observations are right to an extent. मैंने शुरू में कहा था कि 5 दिशा से हम हमला कर रहे हैं. Then it went on to 6, which I said yesterday. 6 approaches are being made. Out of the 6, actually, 3 are effectively being made, and others are in preparation, in standby, awaiting either equipment or awaiting space. Right? I need to explain this to you कि ये जो drift method जो मैं रोज बताता हूँ आखिर में आपको, जिसके लिए आर्मी इंजीनियर्स तैयार कर रहे हैं, equipment etc., that is a standby at the end, and it will take up a lot of space to do that work also. At the moment, with this work which was going on with the auger and now with the manual effort also, there is a space constraint in that area where the work is going on. So that is why the 6th method may not immediately start. If you encounter a failure somewhere else again, if you encounter a failure particularly on this manual approach, then possibly that may be employed. The other 2, I think you have already started, I've already explained to you, we have started from the top drilling, which is not bad, 32 meters you have achieved in less than 2 days. It has already gone 32 meters and 86 meters. How safe it is? How safe? So as I said, we have put the sensors inside the tunnel and we are continuously monitoring. So far, we have not seen any major activity. So so far 32 meters we have been achieved without any incident. So that's a good thing. And 86 meters. And it's a 1 diameter. 1 meter. साउंड इफेक्ट पर क्या होगा? इतना 5 डायरेक्शन. मिश्रा जी आप बताइए. साउंड इफेक्ट जो होगा, इको जो हो रहा होगा अंदर, उसके लिए क्या कर रहे हैं? अंदर भी तो जो जा रही आवाजें गूंज रही होंगी. Blasting. I think one thing you must remember. The blast which we are talking about, जहाँ पर 12 मीटर हुआ है, जो 6 बजे सुबह एक blast हुआ है आज, that is 2 kilometers behind. It is not disturbing this. More than 4 kilometers. More than 4 kilometers. Yeah, 4 kilometers behind. 2 kilometer का फासला ये और फिर 2 किलोमीटर और 4 kilometers behind. So it's not going to disturb this at all. सर मैं जानना चाह रहा था कि एक तो आपने अभी बात कही कि बारिश की जो संभावना है, उससे क्या जो वर्टिकल जो जिस तरह से आप जा रहे हैं, क्या उस प्रभावित नहीं होगा? एक तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ. दूसरा मैं एक थोड़ा सा बैक में जानना चाह रहा हूँ कि आपने परसों रोका था, क्या वो जो सुरंग बनने पहले खुदाई हो रही थी, तो क्या उसमें सुरक्षा पाइप पहले हटाया गया था या होता नहीं? मैं सिर्फ इसलिए जानना चाह रहा हूँ क्योंकि प्रश्न बार बार मन में आता है कि क्या सुरक्षा पाइप पहले था या उसे हटाया गया था? नहीं, एक 4 इंच की पाइपलाइन तो उसमें थी और जिसी के माध्यम से शुरू के दिनों में उसमें खाना इत्यादि भेजा गया, दवाई भेजी गई. जो डिज़ाइन है ये बीच में एक इसमें वर्टिकल वॉल है और एक तरह से ये एक टनल को 2 टनल में डिवाइड करता है और इसका उद्देश्य ये है कि अगर एक तरफ कुछ घटना हो जाए तो लोग दूसरी तरफ आ पाए या दूसरी तरफ कुछ हो जाए तो पहली बार आ जाए. लेकिन अभी आपको ये भी समझना पड़ेगा कि निर्माणाधीन प्रक्रिया में है. ये जब टनल कंप्लीट होगी तो आप देखेंगे इसमें दो तरह का बीच में वॉल के साथ में 2 टनल इसके 2 हिस्से हो जाएंगे और जो सुरक्षा प्रक्रिया में मदद करेंगे. लेकिन चूंकि अभी टनल निर्माणाधीन अवस्था में है इसलिए अभी ये बनाना संभव नहीं था. Thank you, Manish. Take the last question from there. Yeah. Thank you, Manish ji. Here is Sandeep Shornokar from Bartman newspaper. मेरा क्वेश्चन ये है हसनैन साहब के, जो फर्स्ट क्वेश्चन आया था कि 41 जो लेबर्स वहाँ फंसे हुए हैं उनके साथ बातचीत भी हो रहे हैं, तो जो साइको स्पेशलिस्ट बातचीत कर रहे हैं तो अंदर से वो क्या पूछ रहे हैं, ये अगर थोड़ा सा डिटेल बताएंगे तो. अंदर से कौन? जो लेबर्स जो पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं? Exactly क्या पूछ रहे हैं तो मतलब I cannot quote to you, but मैं जैसे आपको लगातार बताता जा रहा हूँ एवरी डे कि सबको चांस दिया जा रहा है टर्न बाय टर्न टू स्पीक टू देयर फैमिलीज और सब एक्सप्रेस कर रहे हैं कि वो ठीक हैं अंदर और किसी तरह की स्ट्रेस उनको नहीं है.
उनको पूरी उम्मीद है कि जिस तरह के अभियान यहाँ चल रहा है, जिस तरह के तरीके अपनाए जा रहे हैं, उनको पूरी इसमें कॉन्फिडेंस है कि इसमें किसी थोड़े मतलब वक्त लगेगा मगर उसमें कामयाबी उनको ज़रूर मिलेगी। उसी से हम अनुमान लगा रहे हैं कि उनका जो साइको सोशल मानसिक जो उनका मेकअप है इस वक्त वो बिल्कुल स्टेबल है, ऐसा कोई असर नहीं हुआ है इसके ऊपर। और नॉर्मली जब लोग ऐसे एनक्लोज्ड एनवायरनमेंट के अंदर रहते हैं बहुत वक्त के लिए तो असर ज़रूर पड़ता है उनके ऊपर। तब पड़ता है कि अगर अंधेरा हो, अकेलापन हो, बहुत ज़्यादा क्लोज्ड एनवायरनमेंट के अंदर हो, ठीक है, और कोई साधन ना हो बात करने का। ये चारों चीज़ें जो है इस हालत में, इस स्थिति में चारों चीज़ें नहीं हैं, ऑल ऑफ देम आर न्यूट्रलाइज्ड। तो इसलिए तभी हम अज्यूम करते हैं कि उनकी मानसिक जो हालत है वो काफ़ी अच्छी है। Thank you very much, Hasnain Saab, and thank you for coming for this media brief. With this, we close this media brief now. I do want to express my gratitude to the media. You've been very, very patient, बहुत ज़्यादा patient रहे हैं। आपके सवाल बड़े अच्छे प्रोबिंग सवाल रहे हैं और बहुत अच्छे सवाल रहे हैं। उम्मीद है कि रोज़ हम लोग लगातार इस तरह से ब्रीफ में यही एटीट्यूड बनाए रखें और थोड़े दिनों में ही आई होप वी कैन ऑल सिट हियर एंड सेलिब्रेट द इवेंचुअल रेस्क्यू ऑफ ऑल 41 of our brothers. Thank you. Thank you, General Sir.